हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा डेवलपमेंट। इसमें जो वीडियो है उसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक हम इसके कर चुके हैं। आज हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं, जो टॉपिक्स कवर किए हैं, वो है हमारे व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया है हमने, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड अदर गोल्स पढ़े हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को स्टडी किया है हमने कि अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पे आपका जो डेवलपमेंट है उसे काउंट किया जाएगा, और उसके अलावा अदर चीजें भी ऐसी है जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए काउंट की जाएंगी। तो इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का न्यू टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए, यहाँ हमने इससे पहले की जो वीडियो करी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है ना, वो सिर्फ इनकम के ऊपर बेस्ड नहीं है, उसके अलावा उसके कुछ अदर क्राइटेरिया भी होते हैं। जैसे अब मान लो किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है बट वो एजुकेटेड नहीं है, उसकी हेल्थ केयर अच्छी नहीं है। जब हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो बीमार रहेगा, एजुकेशन अच्छी नहीं है तो वो डाउन जाएगा। तो इतनी इनकम का होने का क्या फ़ायदा जब उसके अदर सेक्टर ही वीक हैं। तो इसलिए जिनके पास ये दोनों होते हैं हम उसको डेवलप्ड काउंट करते हैं। बट ये क्राइटेरिया किसने बनाया, कौन इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, कौन ये बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है, ये क्राइटेरिया हम बताता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। ये इस रिपोर्ट को तैयार करती है कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी अंडर डेवलप है और कौन सी डेवलपिंग है। देखो, वर्ल्ड बैंक जो है हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाती है वो ये बनाती है कि किस कंट्री की इनकम सबसे ज्यादा है। और फिर इन्होंने कहा सिर्फ इनकम के बेस पर हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते। मान लो किसी कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक केरला, बिहार एंड हरियाणा का एग्जाम्पल लिया था। उसमें हरियाणा की जो इनकम थी बहुत हाइयर थी, बट अदर सेक्टर्स में केरला अच्छा था, एजुकेशन केरला की अच्छी, हेल्थ फैसिलिटीज केरला की अच्छी, लिटरेसी रेट भी केरला का अच्छा था। तो अब आप बताइए कौन डेवलप है, जिसकी इनकम ज्यादा है या जिसकी अदर चीजें ज्यादा है। तो आप बोलोगे मैम जो अदर चीजें, जो अदर क्राइटेरिया है वो जिसका अच्छा है वो डेवलप होगा। तो इसलिए दोनों जो ये HDR है, ये एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें ये इनकम के साथ साथ सारी चीजों को काउंट करता है कि इनकम तो ठीक है बट उस साथ में और भी तो चीजें होनी चाहिए जो कंट्री को बेटर बेस्ट बनाए। और जो वर्ल्ड रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें बनाया जाता है सिर्फ इनकम के बेस पर। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रेडी की जाती है, इसमें सारे के सारे अदर क्राइटेरिया को भी फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट को रेडी करता है। इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ये एक बेस्ट मेथड है टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी कंट्री को ये मेजर करने का कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। ओके, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है UNDP की। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द UNDP। UNDP ने ये क्राइटेरिया बना रखा है कि ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम इसको डेवलप बोल देंगे। एक तो इनकम हो गया, और इनकम के अलावा ऐसे कौन से अदर क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम किसी भी कंट्री को ये मेजर करेंगे कि ये डेवलप्ड है। फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने तो सिर्फ इनकम ले रखा है कि इनकम जिसकी अच्छी होगी वो डेवलप होगी, बट UNDP कहती है नहीं, मेजर करने के लिए उसके अलावा भी बहुत सारे अदर क्राइटेरिया होने चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम UNDP का पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल पे ऑफ द पीपल, की उसका जो एजुकेशन लेवल है, कितने लोग एजुकेटेड है, इस बेस पे, हेल्थ स्टेटस पे एंड उसकी पर कैपिटा इनकम पे। ये तीन चीजें देखी जाएंगी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और उसकी इनकम। जिसकी ये तीनों चीजें हायर हैं वो आपकी डेवलप कंट्री में काउंट की जाएगी। और वर्ल्ड बैंक क्या देखता है? इट यूजेस पर कैपिटा इनकम, ओनली पर कैपिटा इनकम बेस्ड फॉर कंपैरिजन। इट इज कंसीडर्ड एज अ नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, UNDP का जो कॉन्सेप्ट है ये एक
ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़े लेवल पर सोचता है। बट वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ये वर्ल्ड बैंक इतना सोचती है तो यूएनडीपी का मेजरमेंट इस लेवल तक का है, उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और वर्ल्ड बैंक का स्मॉल कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जो कंट्री हमारी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी 3 कैटेगरी है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इनको डिवाइड कर रखा है, और उसके बाद ये मेजर किया जाएगा कि ये कंट्री डेवलप है और ये कंट्री डेवलप नहीं है। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन दी 3 पिलर्स। 3 पिलर्स के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट रेडी की जाती है। फर्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम, कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, क्योंकि जिसकी इनकम जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसका स्टैंडर्ड लेवल भी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, देखो जिसकी हेल्थ स्टेटस अच्छा है उसकी लाइफ हमेशा आपको बढ़ी हुई मिलेगी। जिस कंट्री की हेल्थ स्टेटस डाउन है वहां लोग ज्यादा मरते होंगे, और जिस कंट्री की हेल्थ स्टेटस अच्छा है वहां लोग की जो लाइफ है वो लॉन्ग होगी, लिव लॉन्ग। ओके, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, लिटरेसी रेट अंडर एनरोलमेंट रेशियो, कि लोग कितने ज्यादा लिटरेट है वहां के। ये 3 ऐसे पिलर है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्क करती है। यूएनडीपी ये रिपोर्ट निकालता है इन 3 पिलर्स के बेस पर। अब उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो है जो ये बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट में किस पोजीशन पर है, किस नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपोजिट स्टैटिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर एंड पर कैपिटा इनकम। इन 3 चीजों के बेस पर वो इंडिकेटर होता है विच आर यूज्ड टू रैंक कंट्रीज इन 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि वो पूरे वर्ल्ड में किस पोजीशन पे है। लाइक कोई कंट्री फर्स्ट होगी, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। टोटल 193 कंट्रीज में से इंडिया किस नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज 134 अकॉर्डिंग टू 2021 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो है 134, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गई है। पहले 2019 के अकॉर्डिंग 136 थी, बट अब 134 हो चुकी है। टोटल जितनी भी 193 है यह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि इंडेक्स में जो इंडिया की पोजीशन है वो किस नंबर पर है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप है, ये आप लोग ही बताओगे। जैसे इसमें है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इससे पहले कुछ चीजें दी गई है। HDI stands for Human Development Index. HDI ranks in above table out of 189। ये पहले का डेटा है, अब कंट्री बढ़ चुकी हैं। कंट्रीज इन ऑल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ डिनोट एज द नेम suggested average expected length of life of a person at the time of birth। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होती है कि किस कंट्री में लोग कितनी लंबी लाइफ जीते हैं। देखो किसी में कोई 100 साल जी रहा है, कोई 70 साल, कोई 60 साल, कोई 50 साल। तो जिस कंट्री में लोग जितने ज्यादा लंबे समय जी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की हेल्थ स्टेटस अच्छा है, वो कंट्री अच्छी है, लोग ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह रहे हैं। जहाँ कम समय तक लोग जिंदा रहते हैं, मरते जल्दी है, वहां का हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। यहाँ पर ये है कि स्कूल जाने वाले बच्चे एटलीस्ट 25 साल में से कितने साल स्कूल गए हैं। हमारे पास लाइक जैसे 25 ईयर में से बच्चा एटलीस्ट कितने साल स्कूल गए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 साल तो उसको स्कूल जाना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो नर्सरी से 12th तक भी पढ़ता है तो मिनिमम अब उसके 15 साल होते हैं, फर्स्ट टू 12th ईयर एंड उसके बाद 3 ईयर प्लस नर्सरी, केजी, एलकेजी वगैरह, तो टोटल 15 ईयर्स उसके पास होने चाहिए। एटलीस्ट 15 ईयर तो स्कूल जाना चाहिए। अगर हायर नहीं भी लेता तो एटलीस्ट 12th तक तो वो पास होना ही चाहिए। तो मेन ईयर्स में इसके यही है कि कितने बच्चे 25 में से या उससे ऊपर भी कितने साल तक स्कूल गए हैं। एसडीआई रैंक ये बताती है कि कौन सी कंट्री किस
नंबर पर है। किसका, किसकी क्या पोजीशन है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले श्रीलंका देखते हैं। श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ है वो 77 है। देखो इसमें अगर हम हाईयर इनकम देखें तो किसकी है? श्रीलंका की। और उसके बाद है आपके इंडिया। फर्स्ट पे श्रीलंका और सेकंड पे इंडिया, और सबसे लोवेस्ट है इसमें नेपाल की। देखिए नेपाल की जो इनकम है वो सबसे लो है, सबसे कम इनकम है नेपाल की पर कैपिटा इनकम। अब देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज किसकी अच्छी है, किस कंट्री में लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं, जो उनकी लाइफ होती है लाइफ लॉन्ग कितनी किस कंट्री में है। श्रीलंका में 77, बाकी अदर नहीं। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर भी श्रीलंका है और सेकंड नंबर पे है यहाँ पर आपका बांग्लादेश, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे है आपका नेपाल, और फोर्थ पे इंडिया आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इंडिया की इनकम ज्यादा है और नेपाल की इनकम सबसे कम है, बट वहां की हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया से बेटर है, वहां इंडिया से बेटर फैसिलिटीज है उसके पास में। अब यहाँ इनकम का कुछ कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ ना। अब देखते हैं स्कूल किस स्टेट किस कंट्री में बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है आपका श्रीलंका और सेकंड पे है आपका इंडिया। ठीक है, मतलब स्कूल जाने वाले का जो परसेंटेज है वो ठीक ठाक है इंडिया में। और रैंक में इंडिया जो है फर्स्ट पे है आपका श्रीलंका और सेकंड पे है इंडिया, उसके बाद फिर है बांग्लादेश। मतलब अब देखिए श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है बट इनकम सबसे अच्छी है उसकी। अगर इन सब में हम डेवलप्ड बोले तो कौन है? श्रीलंका, क्योंकि इनकम भी अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट भी सबसे अच्छा है कि जो बच्चे मतलब जिनका बर्थ होता है बाय बॉर्न उनकी जो लाइफ है वो कितनी लॉन्ग है। स्कूल जाने की परसेंटेज भी अच्छी है और जो इसकी रैंक है वो भी टॉप रैंक में आ रहा है, मतलब 100 के बीच में ही आ रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। अब इंडिया देख लो इतनी वास्ट कंट्री होने के बाद भी इनकम कम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट भी कम, स्कूलिंग की परसेंटेज भी कम, और इसमें भी एसडीआई में रैंक में भी इंडिया पीछे ही है। तो अब बताइए कौन सी कंट्री डेवलप है? सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका। अगर यहाँ पर देखो, देखिए नेपाल की इनकम बहुत कम है, इवन सबसे कम है, उसके बाद भी नेपाल इतना कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। हेल्थ फैसिलिटीज नेपाल की कितनी अच्छी है, स्कूल जाने की परसेंटेज भी कम नहीं है, ठीक ठाक है, एंड एसडीआई रैंक में भी ठीक है, मतलब धीरे धीरे कवर कर रखा है। कंट्री भी तो छोटी है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है। अब यहाँ पर ये रहा, आपको पता चल गया होगा कौन सी कंट्री यहाँ पर डेवलप है। तो श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड है। आप इन्हें चाहो तो नोट कर लेना। पर कैपिटा इनकम तो मैं बता ही चुकी हूँ कैसे कंपेयर किया जाता है। अब ये देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी इन मास दोनों को ऐड कर दो, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई कैन बी कैलकुलेटेड बाय टाइपिंग द वेट, किसी भी पर्सन का वेट केजीज में एंड हाइट इन मीटर, और उसकी हाइट को मीटर में, देन डिवाइडेड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। If the result is less than 18.5, then person in undernourished. If more than 25, then person is overweight. देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी पर्सन का हाइट के अकॉर्डिंग उसका क्या वेट है, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है कि उसका बीएमआई क्या है। देखिए ये हमारी स्केलेटन बॉडी है और ये ऊपर चढ़ा हुआ हमारी बॉडी पर जो मास चढ़ा हुआ वो है कि हेल्थ के हाइट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ कैसी है, वेट कितना है। अगर हम 18.5 है हमारा तो हम अंडर नरिश में काउंट हो जाएंगे, मतलब कुपोषण का शिकार से बोला जाता है वो। और हमारा अगर 25 से ऊपर है
तो हम ओवरवेट काउंट किए जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं वो चलिए हम देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल है, वेट को हम केजी में मेजर करते हैं और हाइट को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अगर किसी पर्सन की जो वेट है किसी पर्सन का 25 है, ठीक है, और हाइट उसकी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका बीएमआई क्या होगा, 25 बीएमआई। अब अगर किसी का 35 है और 1 स्क्वायर है तो उसका बीएमआई कितना होगा, 35। आप 1 को इससे डिवाइड कर सकते हो। अगर किसी का 15 है, इसको 1 स्क्वायर से आप डिवाइड करो तो इसका बीएमआई क्या आएगा, 15 आ गया। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नॉट, इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला कवर करते हैं। देखिए, लेस देन 18 अंडरनरिश्ड, अंडरनरिश्ड मतलब जो कुपोषण का शिकार होते हैं वो। देखिए, हम 18 से, ये है आपका 18 और ये है आपका 25, जो इस साइड आते हैं वो आते हैं आपके अंडरनरिश्ड, और जो यहां से हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके ओवरवेट। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, लेस देन 18 अंडरनरिश्ड, मोर देन 25 ओवरवेट, और बिटवीन 18 to 25 नरिश्ड। देखिए, अब कैसे पता चला, जो लोग 18.5 भी है ना वो भी अंडर नरिश्ड में काउंट किए जाएंगे। जो बिल्कुल पतले से होते हैं, जिनको कुपोषण का शिकार बोलते हैं, बिल्कुल पतले हैं, वो क्या होते हैं, अंडर नरिश्ड। और जो जिनका वेट 25 से ऊपर चला गया वो क्या हो जाते हैं, ओवरवेट। जो 18 to 25 के अंडर में रहते, बीच में रहते हैं, 18 से 19 हो गया, 20, 21, 22, ये 25 तक, ये होते हैं आपके नरिश्ड, जो ठीक है, ना ओवरवेट हुए ना ही अंडर नरिश्ड में काउंट हुए, वो नरिश्ड होते हैं। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है निकालने का, आप अपना भी निकाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा आप अंडर नरिश्ड हो या ओवरवेट हो या फिर आप क्या हो, नरिश्ड। तो कैसे निकालते हैं इसको, आप अपना फर्स्टली आप अपना वेट ले लो, जो कि भी आपका केजी में वेट है, फिर आप अपनी हाइट को ले लो मीटर में, फिर उसको स्क्वायर करके आप हाइट से वेट को डिवाइड कर दो। जब आप हाइट से वेट को डिवाइड करोगे, जो भी आपका निकल के आएगा वो आपका बीएमआई होगा। ओके, बट हम इसमें किसकी नहीं लेते, बट एक चीज और, आप अपना मेजरमेंट इसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नॉट एलिवेटेड ऑन बॉडी मास इंडेक्स। जिन बच्चों की ग्रो हो रही है उन बच्चों को इसमें काउंट नहीं किया जाता। बीएमआई हमेशा उस पर्सन का निकाला जाता है जिसकी हाइट रुक गई है। आप लोगों के क्या एज है, कभी कभी देखा बच्चे एकदम छोटे रहते फिर एकदम खंबे से लंबे हो गए, स्टार्टिंग में मोटे होते हैं फिर पतले हो गए, तो ऐसे बच्चों का नहीं निकलते। क्यों, क्योंकि आप अभी ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, अभी तो आपकी ग्रो हो रही है। जब आपकी ग्रो स्टॉप हो जाएगी, जब आपकी हाइट रुक जाएगी, तब बीएमआई निकाला जाता है। अभी अगर निकालोगे तो कोई फायदा है नहीं। पता चल रहा है आप अंडर नरिश्ड आ रहे, फिर बोलोगे वो कुपोषण का शिकार हो गया, तो ऐसा नहीं है। अब जो आप ग्रोइंग स्टूडेंट्स हो तो अभी आपका ये काउंट नहीं किया जाएगा। आप अपने फादर का, आप अपने मदर का बीएमआई निकाल सकते हो, क्योंकि उनकी जो हाइट है, उनका जो वेट तो खैर ऊपर नीचे होता रहता है, बट जो हाइट है वो रुक गई है, तो इसमें आप उनका बीएमआई निकाल सकते हो। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन का कभी भी बीएमआई नहीं निकाला जाता। मैंने आपको निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ये सारी चीजें बता दी, कहाँ से कौन अंडर नरिश्ड होता है, कौन नरिश्ड और कौन ओवरवेट। जो 25 प्लस होते हैं ओवरवेट, 18 से नीचे होते हैं लेस देन 18, चाहे 0.5 ही क्यों ना हो, वो अंडर नरिश्ड होता है, और जो 18 to 25 के बीच में होते हैं वो नरिश्ड होते हैं। उसके बाद है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताया था ना, वहां भी आया था, इससे पहले वाली वीडियो में एक टॉपिक कराया था कि सस्टेन लाइफ क्या होती है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो हमें मिल रहा है, सॉरी नहीं मिल रहा है, और उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए हमें सस्टेन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए हम अपना जो डेवलपमेंट है
वो तो नहीं रोक सकते, बट हम उसको एक ऐसे सीक्वेंस में तो कर सकते हैं ना कि जिससे हमारे पास जो रिसोर्स है वो हमारे पास सेफ रहे और आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेज मिल जाए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंपैरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट ऐसा होता है, हमें ऐसे मिलना चाहिए जो हमारी प्रेजेंट नीड है ना, जो हमारे आज के टाइम की नीड है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करे। जो एबिलिटी है, फ्यूचर एबिलिटी में ऐसी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज से मिल सके। देखो, जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे पास में, वो हमारे जो फोर फादर है वो हमें बोरो करके गए हैं कि ये लो संभालो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी देना, जैसे हम आपको देकर जा रहे हैं। अब आज हम उसको इतने अमाउंट में यूज कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के पास कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, हमें अब्यूज ही तो करेंगे कि खुद ने तो देख लिया, हमें तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखो ग्रीनरी, ये देखो हमारा एनवायरमेंट, ये देखो वाटर, पानी ऐसे होता था, बॉटल्स में नहीं मिलता था, ऐसे हम इसको भर भी सकते थे, टैप भी होती थी, मोटर भी होती थी, हम उनको ऐसे बताएंगे, बट जैसे हमारे से कुछ चीज पहले थी हम नहीं देख पाए, सेम उसी सीक्वेंस से कुछ चीजें वो नहीं देख पाएंगे, तो इन चीजों को हमें सेव करके रखना चाहिए, वही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा नर्मदा रिवर का। अब नर्मदा रिवर पे डैम बनाया जा रहा था, डैम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था क्योंकि ट्राइबल्स वहां रहते थे, अब डैम बनेगा तो ट्राइबल्स को हटाया जाएगा, बट उनके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि उनको तो उनकी जगह से हटाया जा रहा है। अब डैम बाकी जो अदर्स लोग हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट है। अब ना तो हम डैम बनने से रोक सकते, उन लोगों को हटना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर किसकी साइड है, डैम बनने पर। प्रॉफिट किसको ज्यादा है, अगर डैम बनेगा तो ज्यादा प्रॉफिट है, डैम नहीं बनेगा तो लॉस है, तो क्या लोगों को यहाँ से इसलिए हटाया जा रहा था। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि डैम भी बनाया जाए और लोगों को भी यहाँ से कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए जहाँ उनका भी काम सही से चले, ताकि उनको भी कोई लॉस फेस ना करना पड़े। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं इस वे में हमें करने चाहिए कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको सेफली देख सके और वो भी इसका यूज कर सके। आज हम फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर वो एक टाइम बाद फिनिश हो गए तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें आज से ही उनके अल्टरनेटिव सोच के रखने चाहिए ना, और उसका यूज भी लिमिटेड करना चाहिए। यूज हम नहीं रोक सकते बट लिमिटेड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे अब आज के टाइम में क्या है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो खत्म हो रहा है। मान लो आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर बिल्कुल ही खत्म हो गया, तब क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से तो ग्राउंड वाटर देखो कहां से कहां आ गया, ग्राउंड वाटर बिल्कुल ही नीचे पहुंच गया। अब ग्राउंड वाटर इतना नीचे आ गया कि बिल्कुल ही ना के बराबर जा रहा है, तो अब इस कंडीशन बताइए, एक टाइम बाद तो ग्राउंड वाटर ही खत्म हो जाएगा। आज भी आपने देखा होगा कितनी सारी ऐसी जगह है जहां पर वाटर की सप्लाई नहीं है, वाटर को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर होता है उसको सेव करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, ये हमारा क्या है, ये डेवलपमेंट ही होगा। कहीं ना कहीं वो वाटर हमें प्रॉफिट ही देगा, अगर खत्म हो गया तब हम लॉस में जाएंगे। जैसे recent evidence suggests that groundwater is under serious threat of overuse। हम इसको बहुत ज्यादा overuse कर रहे हैं। 300 districts have reported a water level decline। 300 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने ये रिपोर्ट करी है कि वहां जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो गया है 4 meters ड्यूरिंग पास्ट 20 years। 20 ईयर में 4 मीटर जो वाटर है वो खत्म हो गया। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। 1/3 कंट्री का जो पार्ट है वो ओवर यूज कर रहा है वाटर का, जो रिजर्व करके रखा हुआ था। इन अनदर 25 ईयर 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resources country। आने वाले 25 सालों में अगर हम सेम ऐसे ही इसी तरीके से ओवर यूज करते रहे वाटर का, तो ये वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं बचेगा, किसी भी चीज के लिए यूज नहीं बचेगा।
particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab and western UP, hard rock plateau areas of central and South India, some coastal areas and the rapidly growing urban सेटलमेंट्स। सिर्फ कुछ ही एरिया ऐसे बचे हैं जो वाटर से रिच हैं, उन्हीं जगह पे पानी आने वाले भी कुछ सालों में बचेगा और धीरे धीरे करके वहां पर भी खत्म हो जाएगा। तो हमें वाटर को ओवर यूज ना करके लिमिटेड यूज करना चाहिए कि जिससे इसका जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो फिनिश ना हो। वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड? सेव नहीं करते, जिसके घर में पानी है वो दबा के चला रहे, गाड़ियां बाइक कार धो रहे हैं, रोडों को धोया जा रहा है, एक बकेट की जरूरत है 4 बकेट का यूज हो रहा है, टैप को ओपन करके छोड़ देते हैं, ब्रश कर रहे हैं टैप ओपन है, तो पानी कहाँ जा रही है? ओवर यूज ही तो है, वेस्ट ही तो जा रहा है। तो कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर? हाँ, डेवलपमेंट हो सकता है अगर हम वाटर का ओवर यूज ना करें तो, क्योंकि हर जगह पानी की नीड होती है। विदाउट पानी लाइफ को सोचना, थॉट करना भी इम्पॉसिबल है। 1-2 दिन अगर आपको वाटर ना मिले तो जो आपकी लाइफ है वो टूटने की कगार पे, खत्म होने की कगार पे आ जाएगी, लोग प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल जो हमारा वो डिग्रेड हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड है। हम उसको डिग करते करते इतना डिग कर देते कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। मेट्रो आ गई है, अंडरग्राउंड चीजें बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये डिग्रेडेशन हो रहा है किसका? हमारी लैंड का। मेट्रो, ट्रेन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरग्राउंड बनाई जा रही हैं। अंडरग्राउंड चीजें बनने की वजह से क्या है? वाटर लेवल भी अंडरग्राउंड ही जा रहा है। अंडरग्राउंड चीजें बन रही है, वाटर और ज्यादा अंडरग्राउंड जा रहा है, जिसकी वजह से हमें फेस करनी पड़ रही है किसकी प्रॉब्लम? वाटर की प्रॉब्लम। देखिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल को हम डिग्रेड करके जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे नेचुरल एनवायरमेंट का, बाय ह्यूमन एक्टिविटी टू फुलफिल द ग्रीडीनेस ऑफ द ह्यूमन। हम अपनी ग्रीडीनेस के चक्कर में, ह्यूमन एक्टिविटीज के चक्कर में कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए अर्थ से अपनी अर्थ को ही खराब कर रहे हैं। अपने एनवायरमेंट के जो नेचुरल सोर्स है उनका ही हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। This mismanagement of the natural resource has resulted into the environmental degradation in the form of air pollution, water pollution, depletion of natural resource, etc. और इसका जो मिसमैनेजमेंट क्या हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है, सारी चीजें एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स खराब हो रहे हैं। ये सारी चीज मतलब एक तरह से हमारा जो पूरा नेचर का एनवायरमेंट है ये सारा ही खराब हो रहा है। हमें उसको बचाना चाहिए क्योंकि सारी चीजें हमें बोरोवर मिली है हमारे फोर फादर से। अगर हम आज खत्म कर देंगे तो नेक्स्ट वाली जनरेशन को हम क्या देंगे? सिर्फ उनके लिए ही हमें बचाना चाहिए। आज के टाइम में आप यूज करो बट एटलीस्ट उनके लिए भी तो बचा कर रखो, वरना उनके टाइम तक छोड़ो, हमारे खुद के लिए ही सरवाइव करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। मान लो अगर पेट्रोल खत्म हो गया आज के टाइम में, तब हम क्या करेंगे? बैटरी का यूज करोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे। मतलब अल्टरनेटिव तो सोच के रखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर आपके पास एक क्या बोलते हैं पोर्ट है ना, उसके अंदर वाटर फिल है पूरा ऊपर तक, तो उस अगर एक एक बूंद भी, एक एक ड्रॉप भी आप निकाल रहे हो ना, तो एक टाइम बाद वो खाली होना ही होना है। उसके बाद क्या करोगे? सेम वैसे ही हमारे नेचुरल रिसोर्सों की कहानी है, आज नहीं तो कल फिनिश होनी ही होनी है। तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है? तो इसलिए हम उसका जो यूज है वो बहुत ही सस्टेन करके रखना चाहिए ताकि हमें भी एक सस्टेन लाइफ मिले। इट हैज ऑल्सो थ्रेटेन द ड्रीम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें एक डरावने सपने की तरह हैं जो लोगों को डरा रही हैं कि अगर आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया तो शायद मे बी आने वाले कुछ टाइम में 10 या 20 सालों में ये चीजें हमें देखने को भी ना मिले। बिकॉज इट हैज क्रिएटेड सच अ टाइप ऑफ एनवायरमेंट विच हैज हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी। आज का टेम्परेचर देख लो, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका
जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से ही जुड़ा हुआ है। आज के टाइम का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसका इफेक्ट हमारे नेचर से ही है। प्लांट्स सारे कट चुके हैं, लोग एसी, फ्रिज, कूलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगी हीट? ऊपर ही तो जाएगी। ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए रिजर्व, जो चीजें रिजर्व है 1000 मिलियन में, नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, ये वो अमाउंट है कि जो चीजें हमारे पास कितने मिलियन में रिजर्व है, और ये वो नंबर है कि कब तक वो चीजें चलेंगी। जैसे मिडल ईस्ट के पास जो रिजर्व है वो 808,000 मिलियन बैरल्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर तक चलेगा। 71 ईयर में क्या करेंगे हम? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में सिर्फ 1000 मिलियन है, 50,000 मिलियन है, जो कि सिर्फ 10 and 5 ईयर चलेगा। 10.5 ईयर मतलब 10.5 साल चलेंगी चीजें, बस। आगे क्या करेंगे वो? अब पूरे वर्ल्ड का अगर माने तो 1697,000 मिलियन में से टोटल 50 ईयर्स चलेंगे। आफ्टर 50 ईयर्स क्या होगा उसके बाद? सोचो कितने कम अमाउंट में ये सारी चीजें बची हुई है, और हम इसका ओवर यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे ही ओवर यूज करते रहे तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं रह जाएगी। इसके लिए हमें इन सब का जो यूज है वो लिमिटेड करना पड़ेगा। ये देखिए आप, सारी की चीजें ही बर्बाद हो रही है। द टेबल गिव्स अ एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, कॉलम 1 मोर इम्पोर्टेंट, इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी इयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड। इसमें यही बता रखा है कि कौन सी चीज कितने टाइम तक चलेगी। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंडेंट of importing oil from abroad because they don't have enough stock of their own। देखिए यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री के लिए कहा गया है कि इंडिया जो डिपेंड है वो इंपोर्ट पे डिपेंड है, ऑयल फ्रॉम अब्रॉड कंट्री से। इंडिया में ऑयल नहीं है, इंडिया में जो ऑयल का स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है, तो इंडिया बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंड है। अब बाहर की कंट्री में भी अगर फिनिश हो जाएगा तब कैसे सर्वाइव की जाएगी बताइए? If prices of oil increase this because of burden of every year। अब every year क्या है, जो ऑयल है उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब प्राइस इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है ऑयल की, प्रेशर ऑयल पे ज्यादा है और ऑयल का जो स्टॉक है वो कम है। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स, यूएसए जिसके पास में तो रिजर्व ही लो है, एंड हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। यूएसए जैसी कंट्री ने क्या कर रखा है, जिनके पास जो रिजर्व है वो लो है, तो उन्होंने अपने इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री के लिए इन चीजों को रिजर्व करके रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है, ताकि वो सिक्योर करके रखे ऑयल को। आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इसकी बहुत ज्यादा नीड होगी, वो तब इसका यूज करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेज मैनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइज मैनी फंडामेंटल न्यू इश्यूज, कि नए नए इश्यूज क्रिएट होंगे, तो उसकी जो प्रोसेस है, नेचर की जो प्रोसेस है, वो आगे हमें कैसे डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करेगी। इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री? क्या क्रूड ऑयल जो है वो डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो हाँ भाई है, बिना ऑयल के आप क्या काम कर सकते हो? इवन प्लेन भी चल रहा है तो ऑयल से, ट्रक, कार, बाइक, सब कुछ तो ऑयल से ही चल रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए आपका जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसी के साथ में आज हमारा ये जो टॉपिक है ये फिनिश होता है, तो चलिए बजाओ ताली, चैप्टर फिनिश। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो फिर अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, वैसे तो आई होप मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करा दी हैं, मुझे लगता नहीं है वैसे कोई डाउट होगा, बट इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम, कोई भी क्वेश्चन, एनी आंसर। ओके, तो चलिए एनी टाइम आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।